आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। मुद्दत के बाद उसने जो आवाज दी मुझे, कदमों की क्या बिसात थी, सांसें ठहर गईं। पिछले दिनों एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर काफी चहमगोइयां होती रही हैं। मुलाकात हुई जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह और सदर मौलाना अरशद मदनी साहब और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत साहब के दरमियान। आखिर इस मुलाकात को लेकर इतना गौर करने वाली बात क्या थी? मिलते रहते हैं लोग, तो मिलना भी चाहिए। दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक तरह का हमने जब जायजा लिया तो ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने तो बिल्कुल मौलाना अरशद मदनी साहब को निशाना सा बना लिया। आरएसएस का भी कहना था कि शायद ये मुलाकात जो है जाती नौइयत की थी, इस पर इतना ज्यादा आम नहीं किया जाना चाहिए था। और इस मुलाकात का मकसद यकीनी तौर पर जो रहा होगा, उसमें जब मिलते हैं तो अपने दिलों के गुबार भी दूर किए जाते हैं और कुछ आगे का लाएअमल तय किया जाता है। मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक ही मुल्क में रहते हैं, क्यों नहीं मिलते? हम देखते हैं सियासी पार्टियों के रहबरान को पार्लियामेंट में सब मिलते जुलते रहते हैं। तो ये जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं वो अगर मिलती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, तो इस पर फिक्र क्यों होनी चाहिए? और अगर मिलते हैं तो रात के अंधेरे में क्यों मिलते हैं? सवाल यह भी पूछा जा सकता है। दिन के उजाले में क्यों नहीं मिला जाता? और क्या बातें हुई ये सबको पता क्यों नहीं चल पाता? और क्यों पता नहीं चलना चाहिए और क्यों पता चलना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं, इफ और बट बहुत ज्यादा है। इस पर हम गौर करेंगे और हमारे दरमियान चार अहम शख्सियात मौजूद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं ताकि फिर आगे की बातचीत जारी हो। आप जानते हैं कि हमारे मसाइल में हम बहस नहीं करते, गुफ्तगू करते हैं। मेरे दरमियान मौजूद है सामाजिक कारकुन है, कांग्रेस की सोच रखते हैं, हमारे हम नाम है तहसीन पूनावाला साहब। मैं इनका खैर मकदम करता हूं। सरकंदा सहाफी हैं और एक मुद्दत से कलम से जो है रोजी रोटी कमाने का इनको हुनर आता है। जदीद खबर के एडिटर भी हैं, मुदीर हैं जनाब मासूम मुरादाबादी साहब। मैं इनका खैर मकदम। राब्ता बहुत जरूरी है, आपस में राब्ते होने चाहिए, राब्ता टूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे दरमियान मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब मौजूद हैं जो राब्ता कमेटी के सरबराह हैं। उनका भी खैर मकदम करते हैं। बात माइनॉरिटीज की हो तो नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन से आतिफ रशीद साहब जो उसके मेंबर हैं, उनका होना भी यहां जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान भी हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। मासूम साहब, बड़ी मासूमियत से आपसे एक सवाल पूछूंगा। सोशल मीडिया पर आपने अचानक एक रात में एक शेर डाला, खिलाफे शरह शेख थूकता भी नहीं या चूकता भी नहीं? थूकता भी नहीं, हाँ, और अंधेरे उजाले में चूकता भी नहीं। ये किसके लिए था? देखिए, ये जनरल शेर था। अच्छा, ये किसी खास आदमी के लिए नहीं था, ना किसी खास मुलाकात के लिए था। लेकिन मैं आपसे एक और मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। बशीर बदर का एक शेर है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिलाकर। वाह वाह, क्या बात है। वो जो फासलों में थी कुर्बतें, जो ये कुर्बतों में है फासले, जी जी, वो मोहब्बतों का उरूज था, ये मोहब्बतों का जवाल है। जी जी जी। तो ये फासले कौन पैदा कर रहा है? असल में देखिए, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे मुल्क में ये है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो फिक्र है और हमारा जो दिमाग है, वो कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, कुछ धार्मिक लोगों ने हाईजैक कर लिया है। वो एक एजेंडा पेश करते हैं, एक बात कहते हैं और हमसे कहते हैं कि आप हमें फॉलो कीजिए। एक दिन अचानक उस एजेंडे की हवा निकल जाती है और जिन लोगों को हमारा दुश्मन बना करके पेश किया जाता है, उनसे आप रात की तारीकी में दोस्ती करते हैं जाकर के। दोस्ती या मुलाकात? मुलाकात और दोस्ती में मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और फिर उसकी खबर भी आप लीक करते हैं। बुनियादी बात यह है कि आप आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? आवाम लड़ने के लिए, मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, मुसीबत झेलने के लिए आवाम है। पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, नेता बनने के लिए और बुलंदी पे पहुंचने के लिए आप हैं। तो जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो भी तो आखिर इंसान है।
वो कुछ सवाल पूछती है आपसे कि आप जिनके बुनियाद पर अपनी लीडरी चमकाते हैं, अपनी क़यादत चमकाते हैं, उन्हें आप फ़रेब क्यों देते हैं? उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? जब वो आपसे सवाल करते हैं, जब आप कम्युनिटी के लीडर अपने आप को कहते हैं, तो कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते आप? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि आप कम से कम रात की तारीकी में जाकर के किसी से मत मिलिए। कोई भी इस मुल्क में अपने आप को यह नहीं कह सकता कि मैं किसी कम्युनिटी का एक वाहिद लीडर हूँ। इस मुल्क में बेशुमार लोग हैं, उनके बेशुमार अकीदे हैं, उनकी बेशुमार सोच है, फिक्र है, अलग अलग तरह से सोचते हैं लोग। कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का लीडर हूँ या उनको लीड कर सकता हूँ। आबिद साहब, सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। जो ये बात कह रहे हैं मासूम मुरादाबादी साहब, ये क़याम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ, अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए, क्या ये वही मामला है? मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि तहसीन साहब, अगर हम पूरे मुल्क में मिली क़यादत पर नज़र डालते हैं या मिली शख्सियात पर नज़र डालते हैं, बिलाशुबा आपको रायों का इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, वो होना भी चाहिए। जब मुख्तलिफ राय के लोग होते हैं, मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, तो रायों का इख्तलाफ होगा। लेकिन तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मौलाना अरशद मदनी कम से कम ऐसा मिजाज रखते हैं कि वो किसी के सामने झुक जाएं या बिला वजह या कहिए कि बेदलील किसी की बात को यूं ही तस्लीम कर लें, अपने सर पे मुसल्लत कर लें। जहां तक मसला है मोहन भागवत से उनकी मुलाकात का, तो मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं और मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के चीफ हैं। बिल्कुल 2 तंजीमों के चीफ की मुलाकात है और उनके राबते में मुलाकात का जो वक्त तय हो, मेरी इत्तलात ये हैं कि मोहन भागवत साहब पिछले 18 महीनों से, एक रामलाल नाम के एक साहब हैं जो पहले बीजेपी में भी डिप्यूट किए गए थे आरएसएस की तरफ से, तंजीमी सेक्रेटरी थे नेशनल ऑफिस में, लेकिन अब उनको वापस भी बुला लिया नागपुर आरएसएस के लिए ही। वो पिछले 18 महीनों से मुसलसल कोशिश कर रहे थे मोहन भागवत साहब की तरफ से कि मौलाना अरशद मदनी साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन और लोकसभा ऐसा आरएसएस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, कोई इसमें चुप्पी है। ठीक है, वो आरएसएस ने तो इस मुलाकात के लिए भी कुछ नहीं कहा। मुझे भी मालूम है कि आरएसएस ने शायद इस पर कुछ थोड़ा सा एक तरह से कहिए कि अदम इत्तफाक भी जाहिर किया कि भाई इसको इतना अवामी नहीं करना चाहिए था, जितनी बहस इस पर हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। वो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन कोशा थे वो कि भाई इनसे हमारी मुलाकात होनी चाहिए। लोकसभा इलेक्शन से पहले इन कोशिशों में बहुत ज्यादा शिद्दत आई थी कि किसी तरह लोकसभा इलेक्शन से पहले मौलाना की मुलाकात भागवत जी से हो जाए, लेकिन उस वक्त मौलाना ने बहुत वाज़ेह तौर पर मना कर दिया कि जब तक पार्लियामेंट के चुनाव का सारा मामला खत्म नहीं हो जाएगा उस वक्त तक मैं किसी से नहीं मिलने जाऊंगा। इलेक्शन के बाद चाहे रिजल्ट किसी के हक में आए, किसी के खिलाफ आए, हम मिलेंगे मोहन भागवत से। वो आरएसएस के चीफ हैं, वो किसी हुकूमत के कायद नहीं हैं, वो आरएसएस के कायद हैं और जमीयत उलमा के एक जिम्मेदार की हैसियत से मैं आरएसएस के जिम्मेदार से मिलने उनके मुलाकात करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी सबको शामिल कर। और मैं समझता हूं कि ये इसको हमें बहुत अच्छा समझना चाहिए कि अगर 2 मुतजाद रायों की तंजीमों के सरबराह आपस में किसी भी वक्त मिलने पर आमादा हो जाते हैं तो इसको समझना चाहिए कि जो एक जहरीली होना चाहिए, माना जाए, जो एक जहरीली फिजा है, हाँ। कम से कम अगर उसको खत्म नहीं कर सकते तो कुछ तो कमी तो आएगी। कौन बनाता है वो फिजा जहरीली, उस पर भी बात करेंगे। ये जो बात कह रहे हैं आबिद साहब, उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? तशमीर इत्तेफाक मैं यहां तक रखता हूं कि सबको सभी से बात करनी चाहिए, ये जरूरी है। हम एक जमहूरियत में रहते हैं, एक दूसरे से हमें बात करनी चाहिए, चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो। लेकिन इसके बाद, इससे आगे मैं मासूम साहब से इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि बड़ी मासूमियत से आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ ना कहते हुए आपने सब कुछ कह दिया, तो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। इस वक्त हमारे मुल्क में हालात इस तरह से है कि कुछ इलाकों में, कुछ सूबों में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो है रिश्तों में दरार आ चुकी है। ये जो 2 तंजीम है जो अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड हिंदू और मुस्लिम के प्रतिनिधि मानते हैं, इन्होंने क्या मॉब लिंचिंग
एनआरसी, इन मुद्दों पर मैं कौन सही है कौन गलत है इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। क्या इस पर कोई बातचीत की? क्या इस पे बातचीत की कि आप जो युवा है इस मुल्क के, आपको नौकरियां कैसे मिलेगी? अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि जब हुकूमत में अमित शाह जी और मोदी जी जो हमारे वजीर आजम है, भाई साहब कह रहे थे 130 करोड़ लोगों के वो लीडर है, मेरे भी वजीर आजम है, उनको मोहन भागवत जी समन करते हैं। मेरे शब्दों का आप ध्यान रखिए, मोहन भागवत जी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, वो वजीर आजम को समन करते हैं, इधर आइए, क्या है आपका इकोनॉमिक प्लान इस देश के लिए? तो फिर क्या उसमें आप लोगों की बात हुई? क्या ये बात हुई मुसलमान प्रतिनिधि से कि जो हमारी मुसलमान है, क्योंकि आपने पढ़ी है सारी रिपोर्टें मुसलमान की इकोनॉमिक हालत पीछे, इस पे ये हुकूमत क्या करेगी, बेस्ट वे क्या है, इंक्लूसिव वे क्या है? तो आप अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड प्रतिनिधि कहते हैं, ना ही आप ट्रांसपेरेंट हो, नहीं आप युवाओं की बात कर रहे हो, नहीं आप कोई और बात कर रहे हो, तो आप किस लिए प्रतिनिधि हो? उनके लाखों करोड़ों मेंबर हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पूरे मुल्क में हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। जब इस तरह की संगठनें लाखों करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करती है, अब सेल्फ अपॉइंटेड कहते हैं हम लाखों, हमारे पास करोड़ों मेंबर्स है या मेंबरान है, तो फिर उनके फंडिंग्स, उनके पास पैसे कहां से थे, सरकारी इनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती, ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? क्योंकि ये सब आपका पैसा है। आप आरबीआई से 1,70,000 करोड़ लिए, ये आपका पैसा है, इनको क्या मिलता है, ये क्यों नहीं है? और मैं एक बात से पूछना चाहता हूं, आप बातचीत कीजिए, आप छाती ठोककर पब्लिक के सामने बात कीजिए। ये लीक होता है, बाद में होता है, चोरी चोरी चुपके चुपके होता है, क्यों आपको बात करनी है? बिल्कुल सही। अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, आप छाती ठोककर सामने बात करो। क्या मैं ये बात कर? आतिफ भाई को शामिल कर लो। आतिफ भाई, ये जो बड़ा अच्छा जाते जाते वो एक लफ्ज दे गए, चोरी चोरी चुपके चुपके, इससे पहले पुराने हिंदी फिल्म में गाना होता था, मुलाकात हुई क्या बात हुई, तो ये सब क्या है? मुनव्वर भाई देखिए, जब मुझे आप चौथे नंबर पर बुलवा रहे हैं तो मैंने कहा कि आप सबको सुन ले, तो मैं तो अब तीनों को कंक्लूड करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जो मासूम साहब ने कहा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, उसका जवाब मैं दे देता हूं कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटख देती हैं। वाह। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटख देती हैं, शाख वही बच जाती है जो जरा लचक जाती है। क्या बात है, वाह। देखिए बात ऐसी है। दूसरे में अभी तहसीन भाई ने कहा कि भाई ये होते कौन है साहब, अगर ये कुछ ना होते तो आज हम और आप यहाँ डिबेट करने के लिए उनके ऊपर ना बैठे होते। ये दोनों तंजीमें वास्तव में कुछ हैं, इस देश में माने रखती हैं, आरएसएस भी और जमीयत उलमाए हिंद भी, तभी आज हम यहाँ पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं। ये भी एक वास्तविकता है। दूसरी बात ये कि कभी आप मुझे कहीं पर भी एक रिकॉर्ड उठाकर ऐसा दिखलाइए कि आरएसएस के चीफ ने, चाहे वो आदरणीय मोहन भागवत जी हों या पहले रहे हों केसी सुदर्शन जी, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेतृत्व को नोटिस करके बुलाया हो, सम्मान करके बुलाया हो। तीसरी बात, हम यहां पर इस वक्त चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि इन दोनों तंजीमों के बीच में मुलाकात होना ठीक था कि गलत था। उनकी फंडिंग पर अगर आपको बात करनी है तो उनकी फंडिंग के लिए अलग से बात करिएगा एक बार। अब्दुल रहमान भाई ने जो बात कही, चुनाव नहीं है साहब इस वक्त, कोई अरशद मदनी साहब इस मुल्क के मुसलमानों की वोटों की ठेकेदारी नहीं करी है आरएसएस बीजेपी के पास जाकर। अगर हम साथ नहीं बैठेंगे तो जानते हैं आप कैसी छोटी छोटी गलतियां पनपती हैं, कैसी बातें पनपती हैं। आधे से ज्यादा हिंदू इस बात को समझते हैं कि हिंदू सीधे तवे पर रोटी बनाते हैं तो इसलिए मुसलमान उल्टे तवे पर बनाता है। आधे से ज्यादा हिंदू इस बात समझते हैं कि आपके यहाँ टॉयलेट में लोटा इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ मग्गा इस्तेमाल होता है, इसलिए आपके यहाँ लोटा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम साथ बैठते ही नहीं। हमने कल्चर ही खत्म कर दिया। अगर जाती नौइयत की मौलाना अरशद मदनी साहब की और मोहन भागवत साहब की मुलाकात होती है तो इसमें कौन सी बुराई है? इसमें क्या चोरी चुपके हो गया? कौन नहीं करता? मैं एक बात और बताता हूं आपको, अभी आरएसएस ने जनसंपर्क अभियान चलाया, उस जनसंपर्क अभियान में सचिन पायलट को बुलाया आरएसएस ने अपने हेड ऑफिस में। उन्होंने ये तय करा कि हम 25 यूथ लीडर्स से मिलेंगे जो बीजेपी आइडियोलॉजी के नहीं होंगे। उसमें मुनव्वर सलीम साहब भी आए समाजवादी पार्टी के, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आए। उस जनसंपर्क अभियान में 25 इस देश के यूथ लीडर्स आए। सुनिए ना, तो ये खुल के आए ना? नहीं मेरा नहीं खुल के आए या रात में के अंधेरे में आए? नहीं मेरा कहना ये है, नहीं खुल के आए रात के अंधेरे में आए? रात के अंधेरे में कौन चला गया साहब जी? रात के अंधेरे में चला गया होता तो आपको कौन सा पता चल रहा होता? यहाँ डिबेट थोड़ी हो रहा होता। कोई रात के अंधेरे में नहीं गया, वो उनसे मुलाकात करने के लिए गए। और अगर कोई सामाजिक संस्था का मुखिया
किसी दूसरी सामाजिक संस्था के मुखिया से मिलने जाता है तो इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको देश हित में उठाया हुआ कदम मानना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वक्फा लेने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, हम लौट कर आते हैं, इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अब आपने देख लिया कि मुलाकात तो हुई है, और ऐसी मुलाकातें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मुलाकात पर जो मुलाकात बहुत पहले होनी चाहिए थी और होती रहनी चाहिए थी। आसमानों से उतारे जाएंगे, हम इसी धोखे में मारे जाएंगे, हमको बात करनी है। अब सब आप कुछ कह रहे थे। रात के अंधेरे की मुलाकात आप उसे तो कह सकते हैं कि जिस मुलाकात को करने से पहले और करने के बाद मिलने वाले छुपाया करें, लेकिन इस मुलाकात को कहीं छुपाया नहीं गया। और आरएसएस चीफ ने भी अगर उस पर कुछ थोड़ा सा एक एतराज अगर किया तो इस बात पे किया कि इसको बहस का मौजू नहीं बनाना चाहिए। ये काम इससे पहले मौलाना असद मदनी मरहूम के जमाने में हो चुका है। सुदर्शन जी उस वक्त चीफ थे, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें बाकायदा बुलाया गया उनको और उनसे मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, और उसके बाद जमीयत के डेलीगेशंस भी मिलते रहे हैं आरएसएस से। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मसला क्या है कि जब आरएसएस के नाम से मुख्तलिफ सतहों पर नफरत की मुहिमें चलाई जाती हों तो ऐसे वक्त में इस तरह की मुलाकात की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर एक फरीक मुसलसल ये चाहता हो, जबकि उसके चाहने वाले या कहिए उसके रजाकार हुकूमतों में भी बैठे हुए हों, और वो ये चाहता हो कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप अपनी शराइत के साथ बिल्कुल मिलिए, मिलना चाहिए आपको। अगर आप वाकईतन समाज के हमदर्द हैं, कौम के हमदर्द हैं, आप इंसानियत के हमदर्द हैं, तो आपको मिलना चाहिए। हाँ, मासूम साहब, मिलने में क्या एतराज है? और मिलते रहना चाहिए। और देखिए, एक जुमला और मैं कह दूं यहाँ पर, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बहुत जोर दे करके हर मीडिया के आदमी से जिसने भी उनको टटोलना चाहा या कुरेदना चाहा, उन्होंने बहुत जोर देकर जो बात कही वो ये कही कि मैं 1 पॉइंट प्रोग्राम ये लेकर के उनके पास गया था कि इस मुल्क को मुत्तहिद अगर रखना है, इसको सालमियत और सलामती के साथ अगर रखना है, तो इस मुल्क में फिरका वारियत के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जंग लड़नी होगी, मुहिम चलानी होगी। और जमीयत उलमा इस काम को अपने वजूद से लेकर के आज तक वबागे दुहल कर रही है। आप भी करिए इसको। उन्होंने कहा कि आप भी करिए। उन्होंने कहा, मोहन भागवत से कहा कि आप भी पब्लिक में निकल के आइए और पब्लिक के बीच में आकर के इस जंग को लड़िए फिरका वारियत। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात हुई है तो बहुत अच्छी बात है। इस पर तो ताली हो जाए अगर यही हुआ। क्यों बात है सर? इस मुल्क में हम आहंगी, फिरका वाराना जो है, हम आहंगी सभी चाहते हैं। इस मुल्क में सब चाहते हैं कि मुल्क सालमियत के साथ आगे बढ़े। अगर इसके लिए मिले हैं तो इसमें कोई एतराज तो नहीं। देखिए, एतराज की कोई बात नहीं है। कौन किससे मिलता है, ये एक आज़ाद मुल्क है, इसके अंदर सबको आज़ादी है सबसे मिलने की। सवाल ये है कि जो लोग पब्लिक डोमेन में हैं, जो अवामी क़यादत के दावेदार हैं, जब वो किसी से मिलते हैं और अगर अवाम ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपकी क्या बात हुई है उनसे, आपका एजेंडा क्या था, किन मुद्दों पे बात की आपने, तब आप खामोश हो जाते हैं। आप किसी अखबार नवीस की बात का जवाब नहीं देते हैं। लोग आपको फ़ोन करते हैं कि मैं इस पे मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं। देखिए, ये कोई मेरी जाती और आपसे मैं मिलने जाऊं घर पर, आप मुझे चाय पिलाएं या खाना खिलाएं और मैं वापस आ जाऊं, मेरी आपसे दोस्ती है या इनसे दोस्ती है, ये वो मामला नहीं है। मैं कुछ ऐसी बातें भी करता हूं, मासूम भाई, किसी को बताइएगा नहीं। हाँ तो अब सवाल ये है, एक फरीक ये चाहता है कि ये मुलाकात पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, दूसरा फरीक उसको लीक कर देता है बाकायदा प्रेस रिलीज भेज करके अखबार में कि साहब मैं उनसे मिल करके आ गया हूं। लेकिन क्या बातचीत हुई है सिवाय तकरीर करने के? तकरीर से बात नहीं बनती है, आप टू द पॉइंट बात कीजिए। तलाक पे हुई, 370 पे बात हुई, कश्मीर पे हुई, आपने मैंने रिलीज पढ़ी है कि उन्होंने जाकर के उनसे मुलाकात की और कौमी यकजहती की। और ये तो यार और क्या चाहिए आपको? कौमी यकजहती से भी बड़ी चीज चाहिए क्या? देखो, इसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं था। कौमी यकजहती से भी बड़ी अगर कोई चीज चाहिए तो बताइए आप। देखिए, नहीं, वो तो वन साइडेड। एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए। एक वन साइडेड, मैं आपसे मिलकर के आऊं और मिलने के बाद मैं अपनी बात कह दूं कि साहब मैंने उनसे ये कहा, दूसरा फरीक कह रहा है कि वो खामोश है। बिल्कुल नहीं, दूसरा फरीक खामोश नहीं कैसे उसका खामोश रहने का हक तो नहीं छीन सकते। कैसे आप कंफर्म करेंगे कि आपने ये बात की? दूसरे फरीक ने खामोशी नहीं कही है। दूसरे फरीक का कहना यह है कि इसको इतनी बहस
तूल देने की जरूरत नहीं है कि नहीं तो क्यों मिली। असल सवाल- में सवाल यही है ना। एक्चुअली क्या है कि परसेप्शन ऐसा बना गया है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मिल गए। हाँ। ठीक है ना। तो क्या है कि एक आदमी को, एक संस्था को आप जिसको विलन बना के 70 साल से दिखला रहे हैं, जिसका खौफ दिखलाकर एक कम्युनिटी को विशेषकर डरा रहे हैं, जब वही संस्था दोनों आपस में मिलने लगी तो इस बीच में जिन लोगों की रोटियां सिक रही थी ना, उनको अपनी रोटियां जलती हुई दिखने लगी। जिनको अपनी रोटियां जलती हुई दिखने लगी तो उनको लग रहा है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे मिल गए। इसमें बताइए हुआ क्या, बता रहे हैं ना वो कि क्या हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस देश की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत के लिए बात हुई है। वो कह रहे हैं कि इस देश में, हम कह रहे हैं कि आप भी एक इतनी बड़ी तंजीम है, हम भी एक इतनी बड़ी तंजीम है, इस मुल्क में मिलकर आइए, भाईचारा और इत्तेफाक बढ़ाएं। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर इससे ज्यादा तस्लीम भाई, तो बड़ी अच्छी बात हो रही है। अगर वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और देश में जो है एकता अखंडता के लिए जब काम हो रहा है तो अच्छा है मेरे ख्याल से। मैं मिल रहा हूं आप लोगों के लिए, ये मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन इत्तेफाक से आप लोगों को ही नहीं पता कि आपके बारे में क्या बात हो रही है। किसको पता होना चाहिए? एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, ये अच्छी बात है। आरएसएस का हेडक्वार्टर्स नहीं, तहसीन भाई का स्टूडियो है। दूसरी बात, तो बातचीत हम किसके लिए कर रहे हैं? दोनों कहते हैं हम आवाम के लिए बातचीत कर रहे हैं, आवाम को पता ही नहीं उनके लिए क्या बातचीत हो रही है। देखो आज इस मुल्क में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप लोग सब शायद मीडिया स्कूल से आते हो, आप लोगों को इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके डिग्री के बाद आपको नौकरी कहां मिलेगी। हिंदू मुस्लिम यहां पर किस तरह से बातों को छोटा किया जाता है, यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है। मग्गा, लोटा, टव्वा, यह कोई मुद्दा नहीं है इस मुल्क में, यह कोई मुद्दा नहीं है। मैं आज इस मुल्क में रहता हूं, मेरी मम्मी मुसलमान है, मुझे इस मुल्क में कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। ये जबरदस्ती के मुद्दे क्यों बनाए जा रहे? इसलिए बनाए जा रहे क्योंकि आप लोगों से छुपाने की कोशिश हो रही है, आप लोगों को हिसाब नहीं देना है। तो इस तरह की हमने बात की, रात को बात की, आप लोगों को बात नहीं। अरे क्या बात की? वो मीडिया में बैठे बताओ उनको, कोई गलत बात नहीं की। छुपाने वाली कौन सी बात है? आपके लिए बात की ना। दूसरी बात कहते कि देखिए आरएसएस जो है मुल्क के लिए काम करता है, मानता हूं। आरएसएस जो है हिंदुओं का प्रतिनिधि है कुछ हद तक, ठीक है। हिंदुस्तान का प्रतिनिधि मैं नहीं मानता हूं। मैं आप मत 130 माने, करोड़ आप मैं हिंदुस्तान के 130 करोड़ आरएसएस, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सिर्फ प्लीज। हिंदू में मत तोलिए। ठीक है, आरएसएस भारतीय, हिंदुस्तान ठीक है, के भारतीयों का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि है, मानता हूं। यस। भारतीयों में आज तक आरएसएस का एक भी चीफ दलित क्यों नहीं हुआ? वो भारतीय नहीं है, एक भी नहीं हुआ। बीजेपी की जितने अध्यक्ष आए सारे आरएसएस के, बिना आरएसएस का एक भी अध्यक्ष क्यों नहीं हुआ आज तक? बिल्कुल कांग्रेस का चीफ क्यों नहीं हुआ? सीताराम केसरी से लेके प्लीज इनको 130 साल के इतिहास में से कम 18 चीफ उनके दलित थे। आप प्लीज इतिहास पढ़े, दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, हम फैक्चुअल बातें करें। ये आरएसएस जो झूठ फैलाने का, कांग्रेस का एक भी चीफ दलित नहीं हुआ, तेरा है, उनके एक भी नहीं हुआ। तो हम इस चीज की बात करें, हम व्हाट्सएप बात ना करें। तो हम तो क्या हम दलित इस मुल्क के का पार्ट नहीं? फिर कहते हैं आरएसएस जो है हुकूमत में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों जाते प्राइम मिनिस्टर उनको रिपोर्ट करने? और हुकूमत में लेना देना नहीं, सचिन पायलट को समन करते। पहला सेंटेंस है देखो, आरएसएस का पॉलिटिक्स से कुछ नहीं। आप लोगों ने स्टेट सेंटेंस उठा, नेक्स्ट सेंटेंस है ज्योतिरादित्य को भी बुलाया, सचिन पायलट को मुझे ब्रेक पे तो जाना मैं है। यही कहना चाहता हूं, अगर ये आरएसएस और जमात अगर आप लोगों के लिए काम करता है, ट्रांसपेरेंसी से आप लोगों को बताते करना चाहिए। छुपाकर कोई भी तंजीम काम करे, वो तंजीम जमहूरियत के खिलाफ काम कर रही है। आतिफ भाई, फिर आप जो चौथे नंबर पर आ रहे हैं फिर बोलेंगे इंटॉलरेंस भाई बोलेंगे इंटॉलरेंस। और आपके साथ ऐसी ज्यादती पहले कभी नहीं हुई होगी मुझे कोई लगता बात है। जी, क्योंकि आप खूबसूरत भी लग रहे हैं इस जैकेट वगैरह। देखिए मुनव्वर भाई, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं जी कि तहसीन भाई इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। बात ये हो रही है, दो सामाजिक तंजीमों के मुखिया मिले। अरशद मदनी साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले हैं जो रोजगार की बात करेंगे। अरशद मदनी साहब होम मिनिस्टर से नहीं मिले हैं जो लिंचिंग की बात करेंगे। अरशद मदनी साहब गृह मंत्री से नहीं मिले हैं, कि वो डिफेंस मिनिस्टर से नहीं मिले हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करेंगे। अरशद मदनी साहब वित्त मंत्री से नहीं मिले हैं। अरे लोटा की बात मैं आपको परसेप्शन बता रहा हूं। मैं वो मिले हैं इसलिए कि आरएसएस के पास भी करोड़ों लोगों की तंजीम है और जमीयतुल उलमा इनके पीछे भी उसके करोड़ों फॉलोवर्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो करोड़ों फॉलोवर्स मिलके इस मुल्क के जिम्मेदार नागरिक बनके इस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम करें। और दोनों तंजीमें अलग ऐलान बता रही हैं, अपने फॉलोवर्स को बता रही हैं कि हम लोग इसलिए मिले हैं कि इस मुल्क में अमन और भाईचारा कायम हो। एक्चुअली क्या बात हुई? जब मिलेंगे साथ बैठेंगे तभी तो होगी बात।
जब साथ बैठेंगे ही नहीं तो कोई फार्मूला कहां से तैयार होगा? पहली बार बैठे, जिनकी रोटियां जल गई उन्होंने इसमें आप मॉब लिंचिंग अभी आपने कहा कि पहली बार नहीं बैठे, जिनकी रोटियां जल रही है, पहली बार बैठे एक्चुअली क्या है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना, जिनकी रोटियां जल रही है तवे पे, उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये साथ क्यों आ रहे हैं। ये भी मुमकिन है, ऐसा लगता है कि आगे चल के भी मुलाकातें हो, फिर कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी आ जाए, हो सकता है, ये भी लगता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए नाज़रीन, एक वक्फा ले लेते हैं, फिर हम अपने ये जो सामीन है यहाँ पे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इनको भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ वक्फे का वक्त है, तो बस आप लौट के आइए। दूसरी तरफ वक्फे के हम इसी पर बात करेंगे। दुआ को हाथ उठाए हुए हैं सारे लोग, ये जानते ही नहीं है मजार किसका है। आज हम बात कर रहे हैं एक मुलाकात को लेकर, और हमारा मानना यह है कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। लेकिन ये मशवरे क्या हो रहे हैं वो लोगों को भी पता चलना चाहिए जो आपके पीछे चल रहे हैं, ताकि उनको भी एहसास हो कि गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। कोई सवाल पूछ रही है बच्ची वहां से। सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सर, हमारे आजकल के युवाओं में हम इतनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, इतनी लाइंस आते हैं, तो क्यों कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं चाह रहा अपनी तरफ से? सिर्फ ये यूनिटी रह गई कि हिंदू मुस्लिम अलग है, हिंदू मुस्लिम अलग है। इस पे मैं आपको एक फैक्चुअल जवाब दूंगा। यूएन की एक रिपोर्ट है और येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 30 सालों में हमारे मुल्क में एक सियासी दल का फायदा हुआ है जो विपक्ष से लेकर आज हुकूमत में है, और वो तब तक हुकूमत में आती जब वो हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाती है। ये येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। अब ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है, आपको इतिहास में हमारे आसपास के मुल्क देखना होगा। अफगानिस्तान, ईरान, आप जिम्बाब्वे देख लीजिए, हालांकि जिम्बाब्वे में धर्म का क्रिश्चियनिटी का है, और आप किसी भी मुल्क में देख लीजिए जहां पे एक तंजीम इस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, और वो तंजीम पावर में आती है, और फिर उसकी इकोनॉमिक हालत क्या होती है। और आज आप हिंदुस्तान, हमारे मुल्क की इकोनॉमिक हालत देखिए, तो ये एक सोची साजी साजिश है। और मैं इसको खत्म करता हूं, ये कहते हैं, आप गुलवलकर साहब की किताब बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए, उसमें वो क्या लिखते हैं हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में आप पढ़िए। और आरएसएस ने आज तक उस किताब से अपने आप को डिस्टेंस नहीं किया। यहां तक कि जो तिरंगा यहां पे हम पहनते हैं, जिसके लिए हम सब शहीद हो सकते हैं, जो तिरंगा मैंने यहां टैटू करा है, वो तिरंगा के बारे में कहते हैं ये अशुभ है और ये तिरंगा नहीं होना चाहिए। ये है आरएसएस की विचारधारा। अब इस तंजीम से आपको कैसे, ये तंजीम जब तक पावर में रहेगी हिंदू मुस्लिम ही करेगी और इकॉनमी को खत्म करेगी। आते हुए कुछ इस पे जोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये सब अपने अपने नजरियात की बात है। जब हम लोग हज पर जाते हैं ना, तो किसी भी एयरपोर्ट पर जाके देखिएगा, इंडिया पे सबसे ज्यादा खिदमत करने वाले लोग हिंदू होते हैं। और मैंने अपने बचपन से आज तक एक बात देखता आ रहा हूं, मैं आजाद मार्केट में रहता था कि मेरे मोहल्ले में एक लड़का था अमित, वो जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो पहले मस्जिद पर मत्था टेक कर जाता है। ठीक है जी। सियासी पार्टियां जो हैं, अभी तहसीन माही ने कह दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको 57% 58% तक वोट मिल गया, भारतीय जनता पार्टी। इनका कहना यह है कि इस देश में 58% हिंदू कम्युनल हैं जिन्होंने वोट दिया है। ये यही कहना है, मुसलमानों ने भी दिया। वो जितना दिया है बहुत कम परसेंटेज है मुसलमान, बहुत कम परसेंटेज। यही तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जिन मुसलमानों, आपके सवाल का जवाब नहीं अभी नहीं मिला आपको, अभी नहीं मिला आपको। देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि इस मुल्क का हिंदू जो एक बात कर रहे हैं, जो बेंगलुरु के ऐश्वर्या पर कह रहे थे कि नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना आप, कि इनका कहना यह कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है हिंदू, वो कम्युनल है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस मुल्क में आपको एक काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा सोशल मीडिया से बाहर आ जाइए। अब जब आप सोशल मीडिया से बाहर आएंगे तो अपने इतराफ में देखिएगा, तो आपके अतराफ में चारों तरफ सब अमन शांति चैन है, सब मोहब्बत से हैं, भाईचारे से हैं। पहलू खान तो ठीक है ना जी। पहलू खान वो अभी राजस्थान में जाके, इनको राजस्थान नहीं दिखेगा, इनको बोडो मुस्लिम जो आसाम में हुआ था 2011 में, वो नहीं दिखेगा। इनको मलियाना, मेरठ, हाशिमपुरा कुछ नहीं दिखेगा। इनको वही ये एक खास चश्मा लगाकर देखेंगे। इनको मेरठ नहीं दिखेगा, मलियाना नहीं दिखेगा, हाशिमपुरा नहीं दिखेगा, भागलपुर नहीं दिखेगा। इस देश के आजाद हिंदुस्तान के 1 लाख दंगे नहीं दिखेंगे इनको एक एक दिखेगा। देखिए, जब एक घर में 5 बर्तन होंगे ना तो खड़केंगे भी। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? बर्तन खड़के, किसी के सर पे ना खड़के। कोई और सवाल इधर से? जी बेटा। सर, हम लोगों के ईश्वर एक ही, हम लोगों के
फिर भी हम लोगों ने अलग अलग धर्म प्रकार के बांट दिए हैं, फिर हम क्यों आपस में भाईचारे की भाव नहीं रखते हैं, आपस में क्यों हम एकता नहीं रखते हैं, जबकि हम लोगों को ईश्वर नहीं बनाया एक ही। आप रखते हैं भाईचारा यस इन सब में? यस। तो बस यही से शुरुआत होगी। यहीं से शुरुआत है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अब और कोई सवाल? सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि मोहन भागवत और मौलाना मदनी साहब के मुलाकात कराने के लिए 18 महीने का वक्त लगा दिया। 18 महीने का वक्त बहुत लंबा वक्त है। आखिर कौन सी बात है, कौन सी सोच है, क्या इख्तलाफ है दोनों के बीच में कि इतना लंबा वक्त लगा दिया? मैं समझता हूँ कि जो इन दोनों के बीच में नेगेटिव थॉट्स है ये आखिर कैसे दूर होगा? लेकिन ये एक ही वर्जन है, इसमें दूसरी तरफ से ये बात नहीं आई है कि इतना वक्त लगा है कि नहीं लगा। 18 महीने क्यों लगे? एक कॉल पे क्यों नहीं मिल लेते? अगली बार तहसीन भाई आपके पास जब कॉल आए तो आप एक ही कॉल पे भेज दीजिएगा जिसको आप। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि 18 महीने लगे हों। हाँ, ये अभी मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब ने बताया कि 18 महीने लग गए। एक बात, दूसरी बात मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने एक बात और भी क्लियर कर दी है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी कि ये कोई आरएसएस और जमीयत उलमा वालों की कोई पहली बार मुलाकात नहीं हुई। मौलाना असद मदनी साहब जो थे वो भी पहले मिल चुके हैं, प्रोग्रामों में भी आ चुके हैं, जमीयत के डेलीगेशंस भी जा चुके हैं, और मिलना जुलना तो चलता रहना चाहिए, इसको राजनीतिक चश्मे से देखना नहीं चाहिए। तो और मुलाकातें होंगी। और दूसरी बात मैं तमाम मुसलमानों से एक बात और कहना चाहूंगा कि आप मौलाना अरशद मदनी साहब को इस देश के उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के नेताओं की तरह मत मान के चलिए कि वो आपका सौदा कर आएंगे। अगर उन्हें सौदा करना होता तो वो चुनाव से पहले मिल आते, वो चुनाव के बाद मिलकर आए। आप उन पर भरोसा रखें, मेरी यकीन है कि वो आपकी बात नीचे नहीं होंगे। मैं ये दुआ करता हूं मन से, न किसी मौलाना न किसी पंडित के पास आपका सियासी अधिकार हो। जिस दिन किसी रिलीजियस आदमी के पास आपका सियासी अधिकार होगा उस दिन ये मुल्क सही मायने में खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान बन जाएगा। मुल्क में किसी भी रिलीजियस आदमी के पास वो हक नहीं होना चाहिए, वो हक सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए। आप मान रहे हैं ना ये बात? चले आरएसएस सवाल लेना, फिर आखिर में आप लोगों को मौका मिलेगा। बेटा पूछिए। आपस में बात हो रही है ऐसा हमें पता चल रहा है, ऐसा क्या किया जाए कि वो चीजें हमारे सामने भी आए और मुलाकात और बढ़े दोनों के बीच? वेरी गुड जी, आबिद साहब आप बोल दीजिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए 2-3 बातें मासूम साहब ने भी कही, तहसीन साहब ने भी। आप तहसीन पूनावाला बोल दें ताकि तहसीन पूनावाला नहीं, तहसीन मुनव्वर लगे कि तहसीन मुनव्वर नहीं है। आपके नाजरीन अभी इतने नादान नहीं हुए हैं कि वो तहसीन से समझ ना पाए। वैसे बुनियादी तौर पर किसी भी तंजीम या किसी भी जमात का आज तक का ना तो तरीक़ेकार रहा ना कोई दस्तूर ऐसा रहा कि वो मिलने से पहले पूरी आवाम से किसी चीज का मशवरा करे कि साहब ये कर लूं या ना करूं। और दूसरा, जब सरबराहान तंजीमों के या जमातों के या कंपनियों के भी, छोटी छोटी कंपनियों के भी जब मिलते हैं तो वो उतनी बात आकर के पहले मरहले में रखते हैं जितनी जरूरत होती है, और उसके बाद जैसे जैसे उस काम को वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो फिर उतनी ही बात और आगे निकल के आती है। बुनियाद दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, तहसीन भाई ने 3 बार उस बात को दोहराया कि साहब लिंचिंग पे आपने बात नहीं की। जब इस मुल्क में फिरका वारियत खत्म हो जाएगी, जब आपस में ये जहर जो फैल रहा है ये खत्म हो जाएगा, जब हिंदू और मुसलमान, देखिए हमें, आपको और हमें, या हम हमारी तरह के दूसरे लोगों को जो शिकायत होती है उमूमी तौर पर वो ये होती है कि साहब फिरका परस्ती की सारी मुहिमें, सारी तहरीकें जो है वो आरएसएस की सरपरस्ती में चलाई जाती हैं। उसी आरएसएस की सरबराह जो चीफ है उससे मिलकर के अगर मुसलमानों की एक ऐसी शख्सियत के जिसका एक वजन है, जिसकी एक हैसियत है, मुसलमानों में भी है और हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमानों में भी है, ऐसी शख्सियत अगर सबसे बड़े चीफ से आरएसएस के मिलकर के बात करते हैं और उस नफरत के माहौल को और उस जहर को मारने की बात करते हैं तो उसमें लिंचिंग और ये सब चीजें तो ऑलरेडी खत्म होनी ही होनी है। यही तो टारगेट है। ब्रेक पर जाना है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जी। एक मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जो डेवलपमेंट वहां हो रहा था उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में वो खबर छपी। वो मौलाना बस्तानवी साहब दारुल उलूम देवबंद की मजलिस आमला के मेंबर थे। जो लोग आज मोहन भागवत जी से मुलाकात कर रहे हैं उस वक्त उन्होंने उनको इतना बुरा भला कहा कि उनका जीना मुश्किल कर दिया। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप 1 मिनट बात सुनिए। मौलाना बस्तानवी के साथ में आपसे ज्यादा करीब मैं खड़ा हुआ था। सुन लीजिए पहले मेरी बात। नहीं बोल रहा था। मासूम भाई सुन तो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। सुनिए पहले। मौलाना अरशद मदनी से मेरी घंटों बात हुई है उस मौजू पे। उसी वक्त उन्होंने एक दिन मौलाना बस्तानवी को बुरा भला नहीं कहा। वो
जो लोग थे वो अलग। मौलाना वस्तानवी को मजलिस शूरा से निकाल करके बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी जी को अप्रिशिएट किया था। अब वापस आ जाएंगे, आज अब आ जाएंगे ना। आज क्या हो रहा है, आज वही लोग जो मौलाना वस्तानवी को अछूत बना करके पेश कर रहे थे, आज वो सब मौलाना अरशद मदनी की भगवत जी से मुलाकात को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल मंजर बदल गया। तारीख में जो चीजें हो जाती है उन पर रुकाई चला जाता है, तारीख नहीं, जब आप एक चीज को गलत समझते हैं, एक चीज अगर आप कर रहे हैं तो वो सही है, मैं कर रहा हूं तो गलत है। चलिए इस पर गौर करें, एक ब्रेक ले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की एक ब्रेक ले लूं क्योंकि आरएसएस से बात करने अब बस मुझे वक्फा मैं ले लूं। जमीयत उलमा में नहीं हूं, बहुत सी चीजों में जमीयत उलमा से मुझे इख्तिलाफ होता है, लेकिन मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसको समझता हूं कि ये पूरे मुल्क के मफाद में है, मुसलमानों के मफाद में है, हिंदुओं के मफाद में है, इसलिए इसको अप्रिशिएट करता हूं, इसलिए इसका हिमायती हूं। और जब एक्शन कमेटी यहाँ एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, बिल्कुल यहाँ मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि आखिर में हम देखेंगे कि हमने ये जो बातचीत की है इसका क्या नतीजा निकला है, उस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारी बातचीत का क्या नतीजा निकला है इस वक्फे के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो उस पर गौर करेंगे। नई सुबह पर नजर है मगर ये भी डर है ये शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक ना पहुंचे। बिल्कुल आखिर में है, कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट पड़े। कोई और एक आध सवाल कोई है, बस एक कोई पूछ ले जल्दी से। कहाँ है बच्ची? हाँ बेटा पूछिए। देखिए यहाँ पर ये बच्चे कहेंगे कि लड़कियों को जो है ज्यादा हक दिया जा रहा है। ठीक है जी। इतनी पॉजिटिव बात हुई है, अगर मुलाकात हुई है, हम उसको अंधेरा और उजाले से कंपेयर करके नेगेटिव वे में डिबेट के टॉपिक पे क्यों लेके जा रहे हैं? देखिए, दो लोगों की मुलाकात हुई, कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, ये दो तंजीमों की मुलाकात थी जो ये कहती कि आप लोगों के प्रतिनिधि है, तो ये अधिकार आप लोगों का बनता है, हमारा बनता है कि हम जाने की क्या बातचीत हुई। सिर्फ वेग स्टेटमेंट्स करने से, वेग का मतलब आप सब समझते हो, वेग स्टेटमेंट करने से कि हम देश के अच्छाई के लिए बात कर रहे हैं, ये नहीं होता। स्पेसिफिक बात जानना ये जरूरी है, आप लोगों का अधिकार है और ये अधिकार कभी मत खोना। ये हमारा मैनिफेस्टो है, इस पर बात कर रहे हैं हम, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये हम इसके दायरे में बस आखिर में है। अब शुरुआत आपसे करूंगा आतिफ भाई, ताकि आपका जो आपके साथ जो हक तलफी आपके मुताबिक हुई है वो दूर हो सके। मुनव्वर भाई मैं ये कहना बस हम आखिर में क्या नतीजा निकला वो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों तंजीमों के सरबराह मिले और मिलने के बाद उन दोनों तंजीमों ने अपनी अपनी कम्युनिटी के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको कोई ऐसी बात नहीं कही कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो। इसलिए उनकी मुलाकात पर क्वेश्चन मार्क लगाना अभी गलत है। अभी तो इब्तिदाए इश्क है साकी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी फर्दर ये एक शुरुआत हुई है। अब फिर वो तहसीन भाई कहेंगे कैसे कैसी मिसाल। जब हम अपने बच्चे का रिश्ता करते हैं ना, तो पहले ही दिन निकाह या फेरे नहीं पड़वा लेते, पहले लड़की को देखने जाते हैं, लड़के को देखने जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर उसका पता लगाते हैं, फिर लेन देन, फिर मंगनी होती है, फिर दहेज दिया जाएगा, कितना मेहर होगा। हम लोग तो मंगनी सगाई करते हैं, मेहर फातिमी पे निकाह कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये शुरुआत होती है। तो जब अभी एक शुरुआत है, मुझे लगता है कि हमको इसको वेलकम करना चाहिए, हमको इसका इस्तकबाल करना चाहिए कि इस मुल्क की दो कद्दावर तंजीमों के दो कद्दावर रहनुमा आपस में मिले हैं, जरूर इस मुल्क के लिए अच्छा फैसला करें। चलिए मासूम साहब, जो आतिफ भाई कह रहे हैं कि अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए, तो आपको क्या एतराज है? दो मतलब अगर प्यार हुआ, इकरार हुआ? देखिए मैंने आपसे पहले भी ये कहा जी कि इसमें एतराज वाली कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हुई है और बार बार ये कहा जा रहा है कि किन मौजूआत पर बातचीत हुई, जैसे तहसीन पूनावाला साहब ने कहा कि जो आज के बर्निंग इश्यूज हैं, अगर उन पे आपने बात की है, अगर आप जिससे समाज में घुटन पैदा हो रही है, एक तशवीश है लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, इनसिक्योरिटी है, अगर उसको दूर करने की कोई बात होती है और मैसेज दिया जाता है अपने फॉलोअर्स को कि आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1920 में हिंदू महासभा का इजलास हुआ दिल्ली में, उसकी सदारत की हकीम अजमल खान ने। हकीम अजमल खान जो कांग्रेस के सदर थे, हिंदू महासभा के इजलास की सदारत की। क्या आज आप इसका तस्वुर कर सकते हैं? इस मुल्क के अंदर इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, इतनी खलीज पैदा कर दी गई है। दूरियों को मिटाने के लिए आपको आवाम को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि नफरत आवाम के दिलों में है। लीडर तो एक होता है, आवाम के दिलों से जब तक कदूरत दूर नहीं होगी और लोगों के जहनों में जो खलिश है वो दूर नहीं होगी, तब तक किसी गुफ्तगू का, किसी बातचीत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं।
तहसीन साहब, ये जो दिलों में कदूरतें हैं, नफरतें हैं, खलिश है, सब कुछ है, उलझन है, घुटन है, हरास है, तपिश है, कर्ब है, इंतशार है, वो भीड़ है कि सांस भी लेना मुहाल है, ये सब कुछ जो है, अगर इसको कैसे दूर करेंगे आप? इसको आप इस तरह से दूर कर सकते हैं कि आपको और किसी तंजीम की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक किताब को पढ़ना है और वो है इस देश का आईन, इस देश का संविधान। आपको उसको पढ़ना है, उसको सजदा करना है, उस पर अमल करना है, उस पर चलना है। दोनों तंजीमें क्या बात करती है ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हम संविधान से चले। क्या हम संविधान से चल रहे? दूसरी बात कर रहे थे रिश्ते की, लड़का लड़की को देखता है। मेरी तो लव मैरिज हुई, कोई परिवार वाले नहीं गए एक दूसरे को देखने को, लेकिन मेरी लव मैरिज में मेरी वाइफ हिंदू है। ये जब हम डेटिंग कर रहे थे और वो पूना आई, जब मैं उसे गणेश फेस्टिवल, गणेश मंडल में लेके, वहां पर पंडल कहते हैं उसे, जिसने उसे आर्टी सिखाई, वो लड़के का नाम इमरान था। और उस वक्त मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि ये मुल्क इतना महान है कि एक इमरान नाम का लड़का मेरी हिंदू वाइफ को मराठी में गणेश की आरती सिखाता है। ये वो मुल्क है। क्या इस मुल्क में आपको दो तंजीमों की जरूरत है कि एक दूसरे के साथ एक हो, या आपको रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, जहां पर वजीर आजम कहे कि जब लिंचिंग होती है वहां उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाकर कॉन्विक्टेड लोगों को तिरंगा से ना लहराए, फूलों के माला से ना लहराए और उनको जेल में बंद करे? क्योंकि लिंचिंग बंद होगी तब आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि जब तक लिंचिंग होगी तब तक कोई इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा। किस चीज की जरूरत है, दो तंजीमों की या संविधान की? यह सवाल लेकर आप जाइए और उन तंजीमों से भी पूछिए। चलिए, आखिर में मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, इस राब्ते को किस तरह बरकरार रखा जाए और ऐसी जो लोगों के दिलों में जो शक व शुबात है, आगे भी मुलाकातें होनी चाहिए, अगर है तो वो शक व शुबात दूर हो, ताकि एक बहुत ही मस्बत जो है पैगाम सब में जाना चाहिए। मेरी तकरीबन 35 साल की जिंदगी दिल्ली में गुजर रही है और ये देखते हुए गुजर रही है कि हमारी तमाम जमातों और तंजीमों में जो सेकुलर हिंदू क़यादतें मजहबी हों या सियासी हों, उनको बुलाया जाता है, उनके खिताबात को सुना जाता है और बड़ी कदर की निगाह से उनको देखा जाता है। इसी तरह आरएसएस अब अवामी इज्तिमात करे जहां पर मुस्लिम मजहबी और मिल्ली क़यादतों को बुलाए और वहां पर यह जाकर के उनके बीच में अपना पैगाम दे, ताकि हिंदू अवाम से सीधा सीधा इनका जुड़ा हो। और इसी तरह मुस्लिम इज्तिमात में फिर उनके लोगों को बुलाया जाए ताकि उनकी बात सीधे सीधे यहां आए, ताकि यह माहौल जो नफरत का, कुदूरत का, दुश्मनी का, मारपीट का, काट का, तोड़ फोड़ का, लूट पीट का, ये सब खत्म हो और आपस में मिलजुल कर अपने अपने मजहब, अपने अपने नजरिए पर रहते हुए हम एक दूसरे का एहतराम करते हुए एक दूसरे की हिफाजत और मोहब्बत के साथ हम जिंदगी गुजारने का रास्ता अख्तियार करें। देखिए, इस पे मुलाकात पे इतना ऐसा शोर शराबा ना हो कि आगे जो है दो दिल मिलते हुए जो है वो रह जाए, परेशान हो जाए कि फिर हम आगे मिलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, मोहब्बत के मामले में तो इस तरह के जो है रुकावटें आती रहती हैं कि लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन बस आज के लिए इतना ही। इतना याद रखिए कि हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़कर एक पल भी जिए। बहुत बहुत शुक्रिया।